अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे गणों पर, राक्षस गण पर और ज्येष्ठ नक्षत्र पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स और सुझाव भी वहाँ लिखे, और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो याद से करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलती रहे। जब हम राक्षस गण के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है राक्षस गण, ये तो मारा पीटी का गण होगा, या ये व्यक्ति बहुत क्रूअल होगा, ये व्यक्ति के मन में कहीं भी सौम्य भावनाएं नहीं होंगी, ये व्यक्ति जबरन काम कराता होगा। ऐसा अक्सर देखा नहीं जाता है। राक्षस गण जब हम नक्षत्र से एसोसिएट करते हैं तो हम उसके पीछे का एक माइंड फ्रेम देखते हैं। जिस प्रकार राक्षस अपने गोल्स को लेके बहुत डेफिनेट थे, उनके गोल्स उनको जो प्राप्त करना था उसको लेके वो बहुत सपाट थे कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है और इसे मैं प्राप्त करके रहूँगा, और उसके लिए चाहे कोई भी रास्ते में बाधा आए वो मुझे रोक नहीं सकती है। मैं निरंतर प्रयत्न करके अपने उस गोल तक पहुँचूंगा ही, मेरा जो गंतव्य है उसको मैं साध्य करूँगा ही। और इसके कारण रास्ते में यदि कोई भी उनको रुकावट आती थी तो वो उसको केवल एक स्टेपिंग स्टोन समझते थे। जब हम अपने गोल से अपना दिमाग हटा लेते हैं तो हमें आसपास की जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ी नज़र आने लगती है और हमें लगता है कि हमारा गोल बहुत दूर हो गया है। राक्षस गण वालों के साथ ऐसा नहीं है। और जब हम ज्येष्ठ नक्षत्र की बात करते हैं खासकर, तो ज्येष्ठ नक्षत्र जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना के रखता है ट्रेल ब्लेजर होने में, अर्थात कुछ भी नया करने के लिए। बाकी सब डर रहे हैं, लेकिन उनको क्या उनके मन में डर नहीं है, क्या उनके मन में कंपन नहीं है? हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो आगे बढ़ चुके हैं अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और हार तो वो बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। वो अपने लिए वो जय, वो गोल प्राप्त करके ही मानेंगे। तो जब इस नक्षत्र हम ज्येष्ठ नक्षत्र की बात करते हैं और राक्षस गण की बात करते हैं तो यहाँ विद्यमान ग्रह या असेंडेंट आपको वो शक्ति देते हैं कि चाहे कोई भी पहाड़ सामने आए आप उस पर विजय करेंगे ही। चलिए हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं यहाँ ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में विद्यमान है, क्योंकि इनका जो लग्न है वो तुला लग्न है और द्वितीय भाव में भी वो ज्येष्ठ नक्षत्र में विद्यमान है। अब चंद्रमा तो मन का जातक, मन की परिस्थिति बताता है, मन का चंद्रमा मनसो जातक है, तो ये मन के बारे में बताता है और ये बताता है कि व्यक्ति किस प्रकार की एक माइंड फ्रेम के साथ काम करता है। जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं तो वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग व्यक्ति थे। यदि आप उनका कार्यकाल देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा 10th हाउस लॉर्ड भी हो गया, तो अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि सराहनीय हैं। उनको मालूम था कि यदि वो पोखरण में न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करेंगे तो उन पर बहुत सारे आसपास के जो बड़े कंट्रीज़ हैं उससे बहुत सारा दबाव भी आएगा और बहुत सारे सैंक्शंस भी आएंगे। आप उनके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्होंने बोला है, इस बात को वो माने हैं, लेकिन वो चाहते थे कि उनका जो देश है, उनके जो लोग हैं वो रिस्पेक्टफुली जिए और निडर होके जिए। तो उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी थी कि सैंक्शंस आए चाहे न आए, लेकिन मैं अपने देश के लिए ये काम करूँगा और मैं अपने देश को न्यूक्लियर वेपन्स से सशक्त करूँगा ही, क्योंकि आगे काल में यही सारी चीज़ें होने भी वाली है। तो आप उनका एक माइंड फ्रेम देखिए कि इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ प्रेशर वो आगे बढ़े। आज के टाइम वालों के लिए यदि आप नरेंद्र मोदी जी का चार्ट लेते हैं, और मैंने हमेशा उनका वृश्चिक लग्न माना है, देखा है कि वो काम करता है, तो नरेंद्र मोदी जी का जो लग्न है वो
ज्येष्ठ लग्न में आता है। आप देश विदेश में उनका कोई भी कार्य उठा के देख लीजिए कि चाहे वो रशिया के लिए स्टैंड लेना कि वो हमारे मित्र रहे इतने सालों तक और उन्होंने हमेशा हमारी मदद करी है, तो आज हम उनके साथ कोई भी रॉन्ग फैसला नहीं ले सकते। हम उनको ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आप ये काम मत करिए, लेकिन हम उनके साथ खड़े रहेंगे। चाहे फिर सारी दुनिया आप पर आरोप लगाए कि आप ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, उन्होंने इज़राइल के साथ भी एक दोस्ती का संबंध बताया और आज तक वो उसको लेकर चल रहे हैं। ये तो हुई, हम विदेश की बात करते हैं। जब हम अपने देश की ही बात करते हैं, 370 की धारा जो 70 साल में लोग नहीं मिटा पाए, वो आके उन्होंने ये कहा कि मैं इसको मिटाऊंगा और मैं ये दिखाऊंगा कि 370 हटने के बाद देश कितना विकसित हो सकता है। लोग कहेंगे उन्होंने गैम्बल लिया, लोग ये भी बोल सकते हैं कि उनकी दूरदर्शिता थी कि कितना चेंज हो सकता है। बिकॉज आई एम नॉट पॉलिटिकली इंक्लाइन टुवर्ड्स एनी पार्टी, लेकिन मैंने ये देखा है कि ज्येष्ठ नक्षत्र वाले एक स्टेप लेते हैं और वो ट्रेल ब्लेजर कि बाकी वो स्टेप लेने में घबरा रहे हों, वहाँ वो डेफिनेटली आगे बढ़कर काम करते हैं, जिसके कारण उन्हें सराहा जाता है और जिसके कारण वो अपना ध्वजा पताका कर सकते हैं। तो यदि आप ओशो का भी चार्ट लें तो ओशो के चार्ट में भी उनका सूर्य जो है वो 7th हाउस में, वो 4th लॉर्ड 7th हाउस में ज्येष्ठ नक्षत्र में है। अपने समय में ओशो ने एक क्रांतिकारी विचार लोगों के सामने रखा, उनको बहुत सराहा गया और उनको एक बहुत उच्च स्टेटस भी मिला। उनका जो एसोथेरिज्म था, उनका जो अध्यात्म था, एक अलग ढंग का था, अलग रूट से जाता था, लेकिन उनको उसमें भी बहुत ख्याति, नाम मिली और उनकी किताबें आज भी लोग पढ़ते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यदि ज्येष्ठ नक्षत्र में, क्योंकि इसका गण जो है वो राक्षस गण है, लोगों की जो मनोस्थिति होती है वो भीत के समान होती है कि ये काम करना है, मतलब काम करना है, मैंने ठान लिया तो मैं करके रहूँगा या रहूँगी। यदि आपको भी किसी नक्षत्र के गण के बारे में जानना है और उसके एक्सप्लेनेशन की आप चाह रखते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, हम उसका भी आपके साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।